सो हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स ऑन द अर्थ। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरी की दी गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं फंडामेंटल और बेसिक थ्योरी जो है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने एक ऐसा रिवोल्यूशन लाया जिसके तहत बहुत सारी थ्योरीज आई और हम उनकी वजह से जान पाए कि अरेंजमेंट ऑफ लैंड, अरेंजमेंट ऑफ ओशन, अरेंजमेंट ऑफ वाटर, जो भी चीज़ें हैं जिनका अरेंजमेंट हमारे अर्थ पर है वो किस तरीके से हुआ है। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी का नाम क्या मैंने बताया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था वेगनर ने प्रपोज किया था इस थ्योरी को 1912 में। ठीक है, और ये थ्योरी जो है वेगनर का अजम्पशन ज़्यादा है, इस पर कह सकते हैं इसका साइंटिफिक रीजन कम बट इनका एजम्पशन ज़्यादा है। बट थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो मैंने बताया कि हमने पढ़ना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो आया है 1912 में, वेगनर ने प्रपोज किया है। अब मैंने जैसा बताया कि वेगनर का अजम्पशन ज़्यादा है, तो किस कॉन्सेप्ट के बेस पे वेगनर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया, सबसे पहले इसको समझते हैं। जाहिर सी बात है कि वेगनर के इस थ्योरी के पहले हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता चल चुका था। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम एक चीज़ जान गए थे कि सबसे अंदर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोर, उसके ऊपर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेंटल, और उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, इस तीन चीज़ों को हमने पढ़ा था। आइए ज़रा से इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल कट करते हैं। ठीक है, एक स्लाइस में कट करते हैं और समझते हैं कि ये हो गया हमारा क्रस्ट, ये हो गया हमारा ओशन। ठीक है, ये हमारे अर्थ क्रस्ट पे तो हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं, प्लस ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेंटल और ये हो गया हमारा कोर। ठीक, तो जैसा मैंने बताया कि हमारे अर्थ का जो अपर पार्ट है, अपर सरफेस है, वो क्या है, क्रस्ट है। क्या है, क्रस्ट है। उसके नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, मेंटल है, और उसके नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, कोर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। अब आओ देखते हैं कि जो कोर है, कोर जो है इसमें जो टेम्परेचर है, इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मेंटल भी इसके कांटेक्ट में है, और मेंटल इसके कंपैरिजन लिक्विड फॉर्म में होगा। कैसा फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। क्रस्ट कैसा फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, दूसरा रीज़न इसकी सॉलिडिटी और लिक्विडिटी का ये है कि क्रस्ट की जो डेंसिटी है, अब क्रस्ट की डेंसिटी किस तरीके से हम उसको निकालेंगे, उसको निर्धारण हम करेंगे उसके न्यूट्रिएंट या उसके एलिमेंट्स या फिर कह सकते हैं उस पर जो मिनरल्स हैं उसकी वजह से। तो अपर मिनरल जो है, क्रस्ट का मिनरल जो है हमने पढ़ रखा है, सियाल होता है। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। नीचे होता है सीमा और उसके बाद होता है नीफे। ये बेसिक थ्योरी है इंटीरियर ऑफ अर्थ की। इसकी जो एडवांस थ्योरी है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा जब हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सियाल, सीमा, नीफे, जिसमें सियाल होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा होता है सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफे होता है निकेल और आयरन। ड्यू टू आयरन के प्रेजेंस की वजह से हमारा जो अर्थ है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो आयरन की प्रेजेंस किस में ज़्यादा है, कोर में ज़्यादा है। इसकी प्रेजेंस से हमारा जो अर्थ है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब एक चीज़ मैंने बताया कि हम न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे हम उनकी डेंसिटी को निर्धारण करते हैं। तो दो चीज़ों की डेंसिटी सबसे पहले देखते हैं। अर्थ की क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं लिक्विड वाले सीमा की या मेंटल की डेंसिटी जो है वो है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिसकी वजह से हमें एक चीज़ का पता चलता है कि अर्थ की जो क्रस्ट है इसकी डेंसिटी जो है, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, सियाल, सीमा और नीफे, यहाँ पर सीमा कोई लड़की नहीं है, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करूँ तो आप देखते हो कि सियाल का जो डेंसिटी मैंने बताया ये क्या है, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सीमा का 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो जाहिर सी बात है कि सियाल या अर्थ क्रस्ट की फ्लुएंसी या ब्यूएंसी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ लिक्विड मैटर होने की वजह से, लिक्विडिटी होने की वजह से उसके ऊपर का जो सॉलिड पार्ट है वो क्या करेगा, उस पर फ्लो करेगा। ठीक है, तो फ्लोटेशन किसका ज़्यादा होगा, सियाल का या अर्थ क्रस्ट का, और लिक्विडिटी किस में ज़्यादा है, सीमा की। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लिया था हमारे वेगनर साहब ने, और वेगनर साहब ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात की। तो चलिए इसको ज़रा सा मैं मिटा के आपको वेगनर साहब की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझाता हूँ।
ठीक है दोस्तों, तो वेगनर साहब ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के मतलब ड्रिफ्ट थ्योरी दी किसकी वजह से थी? उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस पीरियड के बारे में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में स्टडी किया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लो। कार्बोनिफेरस पीरियड में उन्होंने बताया कि अर्थ जो था उसका जो अरेंजमेंट था, अर्थ पे जो लैंड और ओशन का अरेंजमेंट था वो कुछ इस टाइप का था। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैंने बताया था कि 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले अर्थ एक फायर बॉल की तरह ओरिजिनेट हुआ था या फॉर्म हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ साथ अर्थ जो है उस कार्बोनिफेरस के टाइम में क्या था, कुछ इस तरीके से था जिसमें लैंड पार्ट जो था वो फ्लो करता था, लैंड पार्ट जो था वो फ्लो करता था किसके ऊपर? वाटर पार्ट के ऊपर। ठीक है, लार्ज ओशन पार्ट के ऊपर लैंड का जो पार्ट था वो क्या करता था? फ्लो करता था, जिसमें का नाम वेगनर साहब ने दिया, इस लैंड पार्ट को दिया नाम पैंजिया और इसका नाम दिया पैंथलास। ये टर्मिनोलॉजी किसकी है? पैंजिया और पैंथलास वेगनर साहब की। फिर उन्होंने बताया कि आफ्टर द कार्बोनिफेरस क्या होता है कि ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू टाइडल फोर्स, दो फोर्सेस के बारे में, पहली फोर्स, दो फोर्सेस की अजम्पशन इन्होंने लिया था। मैं लिख देता हूँ अजम्पशन, क्योंकि देखो भाई हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनका क्रिटिसिज्म, इनके एविडेंस, इनके अजम्पशन, इनकी थ्योरी और हमारा कंक्लूजन, ये सब जानना होगा क्योंकि हमें आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। तो अजम्पशन इन्होंने सबसे पहले दिया था क्या, कि सियाल की डेंसिटी कम है सीमा से, जिसकी वजह से सियाल क्या करता है? फ्लो करता है, जो हमने अभी पढ़ा। और दूसरा इन्होंने दिया था, दो फोर्सेस बताए थे, दो फोर्स बताया। पहला फोर्स बताया टाइडल फोर्स, सन और मून की ग्रेविटी की वजह से, एट्रैक्शन की वजह से। दूसरा इन्होंने ग्रेविटेशनल और ब्यूएंसी फोर्स दैट मीन फ्लोटेशन फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी रखी है। इस कॉन्सेप्ट को या इस अजम्पशन को हम यहाँ रखते हैं और हम थ्योरी को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने बताया कि पैंजिया और पैंथलास करके कार्बोनिफेरस में दो चीज़ें थी, जिसमें एक लैंड मास था और एक ओशन पार्ट था। अब क्या होता है कि आफ्टर द कार्बोनिफेरस पीरियड पैंजिया क्या होता है? डिवाइड होता है और ओरिजिन ऑफ या फिर कह सकते हैं ओपनिंग ऑफ टेथिस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थ और पैंजिया इधर हो गया डिवाइड। क्या मैंने बताया कि पैंजिया हो गया डिवाइड, और जिसकी वजह से दो पार्ट बन गए, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, जिसकी वजह से बीच में जो लिक्विड मटेरियल या वाटर पार्ट आ गया, इसको हम बोलते हैं क्या? टेथिस। क्या बोले हमने? टेथिस। ठीक है, टेथिस। और आप अभी भी आप अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी में अगर आप ध्यान देते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि हिमालय जो है वो किसके ऊपर है? हिमालय के पहले कोई एक सागर था जिसका नाम है टेथिस सी। ठीक है, तो वो टेथिस सी यहाँ से है। और दूसरी बात, जो दो लैंड पार्ट बने इसका नाम इन्होंने दिया, पहले का नाम लॉरेशिया या अंगारा लैंड। ठीक, दूसरे का पार्ट इन्होंने दिया क्या? गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड क्यों दिया? बिकॉज वेगनर ने जब इस कॉन्सेप्ट को दिए थे उसके पहले ये सदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में आए थे, और सदर्न पार्ट हमारे वर्ल्ड का क्या है? मोस्टली साउथ अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए, अगर मेजर डेंसिट वाला पार्ट या बसाल्टिक पार्ट देखा जाए तो आपको मिलता है क्या? साउथ अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर। ठीक है, ये पार्ट मिलते हैं। तो हमारे पेनिनसुलर प्लाटू पे वो स्टडी कर रहे थे, हमारा जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लाटू है उस पर वो स्टडी कर रहे थे, और ड्यू टू इस एरिया में डोमिनेशन ऑफ गोंड ट्राइब्स के डोमिनेशन की वजह से इन्होंने गोंडवाना लैंड इसका नाम दे दिया। ठीक है, चलो भाई वो उनकी मर्जी थी, उन्होंने नाम दिया, हमें उससे सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, क्यों दिया, क्यों हमारे नाम नहीं दिया? ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब होता क्या है कि ड्यू टू मैंने बताया दो फोर्सेस, एक तो सियाल के ऊपर, सियाल जो है वो सीमा के ऊपर फ्लो कर रहा है, तो सियाल जाहिर सी बात है कि लैंड वाला पार्ट होगा। ठीक, दूसरा जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लो कर रहा है उसी तरीके से ये भी फ्लो कर रहा है। दूसरा इन्होंने बताया कि टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन्होंने बताया कि ड्यू टू आफ्टर द कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद भी क्या होता है कि इनके बीच में भी क्या होता है? दरार बनती है, ड्रिफ्ट होता है, रिफ्ट बनता है, जिसकी वजह से ड्रिफ्टिंग होती है। और यहाँ पे अब ये कुछ इस तरीके से पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पार्ट बन जाते हैं, चार पार्ट बन जाते हैं, जिसमें इन्होंने एक पार्ट का नाम दिया यूरेशिया, जो साउथ ईस्ट का पार्ट है इसका नाम इन्होंने दिया यूरेशिया, और एक इधर का पार्ट हमारा जो आ गया वो क्या है? अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया
ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये पार्ट है। फिर इधर नॉर्थ, इधर साउथ अमेरिका। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिवीज़न होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने दो मूवमेंट्स के बारे में बताया, एक वेस्टवर्ड मूवमेंट और एक नॉर्थवर्ड मूवमेंट। वेस्टवर्ड मूवमेंट के लिए इन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताया टाइडल फोर्स की। टाइडल फोर्स दैट मीन जो कि सन एंड मून के अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स होता है वाटर में, जिसकी वजह से टाइड्स उठती हैं, ज्वार और भाटा उठता है, उसके वजह से इन्होंने बताया हमें क्या कि टाइडल फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स जो है वो क्या कर गए, वो ड्रिफ्ट कर गए, ठीक है। और वो ड्रिफ्टिंग जिधर करते हैं उसको हम कहते हैं वेस्टवर्ड। तो वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल इन्होंने दिया टाइडल फोर्स को। किस फोर्स को? वेस्टवर्ड। फिर इन्होंने बताया कि ऐसा है कि जो हमारा ये साउथ का पार्ट है, सदर्न पार्ट है, वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा है। कैसा मूवमेंट कर रहा है? नॉर्थवर्ड। और इसका एक एग्जांपल आप अभी भी देख सकते हो कि हर साल हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है, और जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ को आप फोल्ड करते हो, किसी चीज़ को आप आगे की तरफ बढ़ाओगे, तभी उसका जो है वो हाइट बढ़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस एक पेज को लेता हूं और इन दोनों को एक फोर्स लगाता हूं साथ में, तो इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम आज भी देख सकते हैं कि जो इन्होंने बताया कि नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट, ये मूवमेंट रियली होती है, ये वेस्ट वर्ल्ड मूवमेंट भी होती है। कहा आज के अगर स्टडी के दौरान देखा जाए तो अमेरिका का पार्ट जो है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने बताया कि नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट किसकी वजह से हुआ? दो फोर्सेस, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट हुए, प्लस फ्लोटेशन फोर्स या ब्यूएंसी, एक टर्म है ब्यूएंसी की वजह से इन्होंने बताया कि ब्यूएंसी की वजह से ये फोर्स लगे और इन्होंने क्या किया? नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट किया, ठीक है। और फाइनली इन्होंने बताया कि हमारे अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ। मैं एक क्लियर कट पिक तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। इन्होंने बताया कि हमारे अर्थ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे अर्थ पे फॉर्मेशन हो गया, हमारे अर्थ के कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ इन्होंने इनसे और पूछा गया कि भाई जब आप ये कॉन्सेप्ट दे रहे हो कि ठीक है मैं मानता हूँ कि इस तरीके से आपका जो अर्थ है वो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट किया होगा, ठीक, तो बचे जो आइलैंड्स बच रहे हैं, आइसलैंड बच रहे हैं या जो फेस्टून बच रहे हैं, आइलैंड आर्क को कहते हैं फेस्टून, तो ये कैसे बने? तो इन्होंने बताया इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो उस फोर्स की वजह से जो पीछे रह गए, ठीक है, वो आइलैंड्स और आर्क बन के टूट गए, ठीक है। इन्होंने इतनी थ्योरी दी थी, यही इनकी थ्योरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके एविडेंस की, कि इन्होंने एविडेंस क्या क्या दिए थे। एविडेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एविडेंसेस को समझते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं इसको मिटाता हूँ, प्लस इनके एविडेंसेस को समझते हैं। प्लस एविडेंसेस को समझने से पहले आपको अगर कहा जाए कि इसमें क्रिटिसिज्म किया जाए, इसकी क्रिटिसाइज़ किया जाए, तो आप क्या क्रिटिसाइज़ करोगे? जाहिर सी बात है कि ये थ्योरी हमें 100% वो नहीं करती है, 100% संतुष्ट नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ कि इन्होंने किसी भी एक तरह से कह सकते हैं ट्रिगर मैकेनिज्म के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया कि ट्रिगर मैकेनिज्म की वजह से कोई ऐसा दिया हो कि हाँ इसी की वजह से ये ब्रेक हुए। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि टाइडल फोर्सेस की वजह से वेस्टवर्ड मूवमेंट, टाइडल फोर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो मूव कर जाए, ठीक है। तो इनका कोई जो कॉन्सेप्ट था वो 100% श्योर नहीं था, टोटली अजम्पशन कॉन्सेप्ट लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी कमियां इस थ्योरी में आई। बट अब हम इनके एविडेंसेस को समझते हैं कि इन्होंने क्या एविडेंस दिए अपने इसके रिगार्डिंग, अपने थ्योरी के रिगार्डिंग, ओके, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने इनके थ्योरी को समझा, सॉरी मैंने मिटा तो दिया है, इनकी थ्योरी को समझा और उसमें मैंने क्रिटिसाइज़ किया, 2-3 पॉइंट्स जोड़े। 2-3 पॉइंट आप और भी जोड़ सकते हो, क्योंकि वेगनर ने किसी भी माउंटेन्स के फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया, किसी फेस्टून के फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया, तो बहुत सारी कमियां थी। अब एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक वर्ल्ड का मैप दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बनाने में टाइम लग जाएगा, तो वर्ल्ड का मैप मैं आपको दिखाता हूँ, जिसकी वजह से कुछ एविडेंसेस आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे वर्ल्ड का मैप देख पा रहे हो, और जिस तरीके से इन्होंने बताया था, ये पार्ट है, ये पार्ट हो गया, देखो यहाँ यूरोप है, ये एशिया, तो दोनों मिलकर यूरेशिया का पार्ट बन गया। ये सदर्न पार्ट जो है अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये पार्ट बन गया सदर्न पार्ट।
ये पार्ट जो बन गया वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का पार्ट बन गया, जिसमें इन्होंने बताया था कि वेस्टवर्ड मूवमेंट कौन कर रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका का स्पीड क्या है, फास्ट है, और साउथ अमेरिका का स्पीड स्लो है, जिसकी वजह से साउथ अमेरिका जो है वो पीछे रह गई है। प्लस यहाँ पे आप ये फेस्टून देख सकते हो, फ्लोरिडा, क्यूबा, ठीक है, सैन डोमिंगो, ये आप एक फेस्टून या आइलैंड आर्क देख रहे हो, जिसको इन्होंने बताया कि जिनकी स्पीड कम होने की वजह से ये क्या रह गए, पीछे रह गए और आइलैंड्स के फॉर्म बन गए। यहाँ पे आप मेडागास्कर को देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड है, ये कह सकते हैं कि इनकी स्पीड की कमी की वजह से ये क्या रखे हैं, अकॉर्डिंग टू वेगनर, इन्होंने मतलब इनकी स्पीड कम होने की वजह से ये क्या रह गए, आइसलैंड बन गए। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट बताया। अब नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने की वजह से ये इंडिया का पार्ट यहाँ से निकल के, ठीक है, अगर आप एक चीज़ को देखो, इन्होंने एक एविडेंस दिया था जिग्सॉ फिट, मैं उसे अभी आपको बोर्ड पे बता दूंगा, बट आप इसको देखो कि अगर हम इंडिया को निकाल के इसका ये पार्ट जो गुजरात का पार्ट है, ये अहमदाबाद काठियावाड़ वाला पार्ट अगर हम यहाँ लगाएं, अफ्रीका के इस पार्ट पे लगाएं, तो वो क्या करेगा, वो आसानी से फिट हो जाएगा। उसी तरीके से साउथ अमेरिका का ये पार्ट अगर हम निकाल के इस अफ्रीका के पार्ट में अटैच करें, तो जाहिर सी बात है कि ये भी इसमें आराम से अटैच हो जाएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका का ये पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, साउथ अमेरिका का ये पार्ट इसमें अटैच्ड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जिग्सॉ फिट मॉडल शो करता है, जैसे हम बनाते हैं एक हम मॉडल जो हम बचपन से खेलते आते हैं, बस उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा है, बट हम उसको क्या करते हैं, जोड़ के ऐसे ही जिग्सॉ फिट उसमें बनाते हैं। ठीक, तो इन्होंने जो एविडेंस दिया था उसमें पहला हमारा पार्ट है जिग्सॉ फिट का, जिसको मैं अब बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। दूसरा, इन्होंने एक मूवमेंट्स के बारे में बताया था, सिर्फ हिमालय के बारे में, कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे हिमालय फोल्ड होके यहाँ पे दिखा, बाकी किसी मूवमेंट्स के बारे में इन्होंने नहीं बताया, जैसे यहाँ पे रॉकीज के बारे में नहीं बताया, यहाँ एंडीज के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे इन्होंने एटलस के बारे में, यहाँ एल्प्स के बारे में, किसी के बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो चलिए आप बोर्ड पर चलते हैं, आई होप आपको मैप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, तो जैसा मैंने कि अभी आपको मैप में दिखाया था कि जिग्सॉ फिट मॉडल, ठीक है, फर्स्ट इनका एविडेंस दिया था इन्होंने जिग्सॉ फिट मॉडल, और जिग्सॉ फिट मॉडल में इन्होंने बताया था, जैसा मैंने आपको दिखाया, कि अगर हम अफ्रीका के इस पार्ट को देखें और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखें, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अगर हम देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये ऐसा पार्ट पॉइंटेड होता है, उसको अगर हम देखें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो पार्ट है, हमारे इंडिया का गुजरात वाला पार्ट जो है, गुजरात काठियावाड़ वाला पार्ट जो है, ये यहाँ पे फिट हो सकता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू वेगनर कॉन्सेप्ट उनका जो है कि इस पर फिट हो सकता है। प्लस अगर हम यहाँ पे देखें सदर्न अमेरिका को देखें, तो सदर्न अमेरिका भी यहाँ पे किस में फिट हो सकती है, अफ्रीका में, यहाँ पे ये इस वाले रीजन पे ये फिट हो सकती है। ठीक है, इस वाले रीजन पे सदर्न अमेरिका फिट हो सकती है, जिसकी वजह से इनका एक एविडेंस जो है वो यहाँ पे सही मान लिया गया कि हाँ भाई जिग्सॉ फिट मूवमेंट तो दिख रहा है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया था, दूसरा इनका जो वो था, क्या कहते हैं, दूसरा जो इनका एविडेंस है वो रॉक्स के ऊपर है। ठीक है, तो हम एक एक एविडेंस को समझते चलते हैं, बहुत कुछ नहीं बचा है थ्योरी में, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी बनाना सही नहीं है। ठीक है, तो जो दूसरा इनका एविडेंस है, तो दूसरा इनका एविडेंस है कि सेम एज के रॉक्स दो कॉन्टिनेंट्स पर, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हैव सेम एज रॉक्स और माउंटेन्स। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आपको मैंने बताया कि ये आप अगर नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट देखो, ठीक है, मैं एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट देखो, तो यहाँ पे आपको दिखता है क्या, यहाँ पे आपको एप्लेशियन माउंटेन दिखता है। ठीक है, वहीं आप अगर अपर पार्ट देखो यूरोप के अपर का पार्ट देखो आप, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्कैंडिनेवियन वो दिखता है, जैसे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स दिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एप्लेशियन और स्कैंडिनेवियन, इन दोनों की एज जो है, स्कैंडिनेविया प्लेशियन, इनकी एज जो है वो सेम है। प्लस अगर अप्लेशियन को देखोगे तो ये भी यहाँ पे भी कोल का रिसोर्सेज है, प्लस यहाँ पे आपको स्कैंडिनेविया के पास नॉर्वे में आपको दिखता है किरूना माउंटेन, और किरूना माउंटेन भी क्या है, कोल के लिए कोल डिपॉजिट वहाँ पे मिलता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी ये दोनों जो हैं वैसे सटे रहे होंगे, यानी एक दूसरे के साथ जिग्सॉ फिट में फिट रहे होंगे, जिसकी वजह से कोल पूरे के पूरे इस एरिया में डिपॉजिट रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो नेक्स्ट में जब भी मैं मैप को बेस कराऊंगा, मैप बेस दिखाऊंगा, तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ मैं शो करने की कोशिश करूँगा, या फिर लास्ट में मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर इन्होंने बताया, इनका जो थर्ड एविडेंस था वो एविडेंस है गोल्ड रिसोर्सेज के। ठीक है, क्या है,
गोल्ड रिसोर्सेज के, ठीक है। अब अगर आप घाना वाला रीजन देखोगे, अफ्रीका का ये जो घाना वाला रीजन होता है, ठीक, प्लस अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखते हो, नॉर्थ अमेरिका को आप अगर देखते हो, अटलांटिक के पास का जो नॉर्थ अमेरिका है उसका रीजन आप देखते हो, तो आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या मिलता है, यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट आपको मिलते हैं, गोल्ड डिपॉजिट इस वाले एरिया में आपको मिलते हैं, ठीक। तो गोल्ड डिपॉजिट इस वाले एरिया में मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि अभी मैंने जिग्सॉ फिट में बताया कि दोनों साथ रहे होंगे, दोनों जगह गोल्ड मिल रहा है, इसलिए इन्होंने एक एविडेंस ये दिया कि दोनों जगह गोल्ड मिलने की वजह से ये क्या है कि ये जिग्सॉ फिट को या फिर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है उस चीज़ को प्रूफ करते हैं। फिर तीसरी थ्योरी हम देखते हैं इनकी, तीसरा एविडेंस हम देखते हैं। तीसरा एविडेंस इनका है लेमन्स ऑफ स्कैंडिनेविया। लेमन्स दैट मीन्स कि खरगोश की तरह कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जो कह सकते हैं एनिमल होते हैं, जो स्कैंडिनेविया कह सकते हैं कि यूरोप वाले रीजन में होते हैं, और वो वेस्टवर्ड मूवमेंट करते हैं, यानी आज भी वो वेस्ट की तरफ भागते हैं। और वेस्ट की तरफ जब भागते हैं तो यहाँ पे ऐसा ससेक्स वाला पार्ट पाया जाता है, जिसके मतलब लैंड का आखिरी पार्ट होता है और नीचे सब ओशन होता है, और इधर फिर कहीं आपको नॉर्थ अमेरिका दिखता है। तो ये जब वेस्टवर्ड की तरफ ये भागते हैं, मैं ह्यूमन बना रहा हूँ, तो ये जब वेस्टवर्ड की तरफ भागते हैं और इनको लैंड नहीं मिलता है, तो ये अक्सर गिर जाते हैं कहाँ पे, ओशन में, ठीक। तो आज भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये कभी ऐसा रहा होगा जब ये लैंड साथ रही होगी और वो लेमन्स इस कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट्स में जाते रहे होंगे, या उस पार्ट से उस पार्ट ऑफ लैंड में जाते रहे होंगे, बट आज पार्ट नहीं होने की वजह से आज भी वो रन करते हैं, वो खुद में इतना एवोल्यूशन नहीं कर पाए, और रन करके वो कहाँ गिर जाते हैं, समुद्र में, ठीक है, ओशन में गिर जाते हैं। प्लस नेक्स्ट इनका एविडेंस मैंने बताया वो क्या है, फॉसिल्स का है, ठीक है, फॉसिल्स का है। फॉसिल्स में इन्होंने बताया है ग्लास ऑफ टेरिस को इन्होंने बताया, ये एक ऐसा फॉसिल्स है जो आपको ब्राज़ील, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको, या इंडोनेशिया में आपको ये मिल जाता है। प्लस एक आप और देखोगे तो मंकीज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे तो अफ्रीका के नदन पार्ट में मिलेंगे, और इंडिया के पार्ट में मिलेंगे मंकीज, ठीक है। प्लस आप अगर मैं आपको बताऊँ एनिमल्स में, तो अफ्रीकी लायन और इंडियन लायन या एशियाटिक लायन, तो आपको ये एविडेंसेस जो है वो और कहीं में पूरे पार्ट में लायंस नहीं है, एशियाटिक लायन है और अफ्रीका के लायन है। जो एशियाटिक लायन है वो कहाँ मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं। नेक्स्ट हम फॉसिल्स देखें एनिमल्स के थ्रू, नेक्स्ट हम एविडेंस देखें एनिमल्स को तो काफ़ी देखा, तो नेक्स्ट एविडेंस है इनका एस शेप्ड एटलांटिक। तो अभी मैंने जैसा मैंने बनाया था कि ये आपने, ठीक है, इधर का ये पार्ट है नदर्न अमेरिका या सदर्न अमेरिका, और इधर ये पार्ट बन गया है आपका ये मेडिटेरेनियन और ये अफ्रीका। तो इनके बीच में आपको देखोगे, अभी मैं एक्यूरेट तो नहीं बना पा रहा, बट आपको अगर मैं मैप अभी दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे हमें एस शेप्ड क्या मिलता है, अटलांटिक ओशन मिलता है। ये भी शो करता है कि मूवमेंट हो रहा है आगे पीछे, या कम रेट की मूवमेंट की वजह से ये क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो ये बना है, शेप बना है एस शेप्ड, वो बना है मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एविडेंसेस इन्होंने दिए थे। अब और कुछ चीज़ें और समझते हैं, जिसमें पहली बात टेथिस सी का सबसे छोटा पार्ट, मतलब टेथिस सी का जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, वो बन गया पैसिफिक। टेथिस सी का जो शॉर्ट पार्ट बना, टेथिस सी के ऊपर जो बन गया है वो बन गया हिमालय में एक आपको, हिमालय के बाद आपको देखोगे तो अफ्रीका के ऊपर, नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर आप मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी और आप देखोगे कैस्पियन सी। तो ये भी कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट है टेथिस सी का, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि इनका कंक्लूजन क्या रहा इनके इस थ्योरी का। तो कंक्लूजन देखो कि बहुत एक्यूरेट कंक्लूजन तो नहीं निकल पाया, बट इनकी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को समझने में बहुत हेल्प मिली, जिसको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, और मैप में आपको जो मैंने एविडेंसेस दिए इसके बारे में बता देता हूँ, प्लस अब आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मैप की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया जिग्सॉ फिट, तो जिग्सॉ फिट तो आपको मैंने दिखा दिया, प्लस द रॉक्स ऑफ सम एज टाइप्स, जिन्होंने मैंने बताया कि अक्रॉस अटलांटिक के चारों तरफ के रॉक्स जो हैं वो एक ही एज के हैं। तो आप देखो यहाँ पे है एप्लेशियन माउंटेन, प्लस यहाँ पे है स्कैंडिनेवियन, इनकी एज क्या है, बराबर है। यहाँ पे आपको मिलता है किरूना माउंटेन,
और एप्लेशियन यहाँ पे मिलता है। तो इन दोनों में क्या मिलता है, कोल के रिसोर्सेस मिलते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया लेमन्स ऑफ स्कैंडिनेविया, तो यहाँ से लेमन्स जो है ना, लेमन्स मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। लेमन्स जो है वो क्या करते हैं, यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं और वो वेस्टवर्ड की तरफ भागते हैं और वो कहाँ गिर जाते हैं, ओशंस में गिर जाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर रही। फिर मैंने बताया एस शेप्ड एटलांटिक, तो एस शेप्ड एटलांटिक आपको ये दिख रहा होगा, एस शेप्ड एटलांटिक। प्लस मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, तो ग्लासोप्टेरिस यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है और यहाँ पे भी इसका फॉसिल्स मिलता है। एविडेंस ऑफ और जो मैंने बताया एशियाटिक लायन और गिर लायन के, सॉरी एशियाटिक या गिर लायन और अफ्रीकन लायन के, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि कभी ये लैंड पास पास रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को। सॉरी, कमेंट तो मुझे ही करना है कि कमेंट आपको वीडियो कैसा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।